हेलो हेलो साथियों, आज नांदेड़ शहर में नांदेड़ जिले की तरफ से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, तो आज ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आपके नांदेड़ शहर में आई है। साथियों, यह परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2023 को शुरू हुई है घाटकोपर मुंबई से, और 21 फरवरी 2024 तो 365 दिन तक चलकर फिर कश्मीर में पहुंचेगी। यानी इसका मतलब ये है, ये 31 राज्यों में 674 जिलों को कवर करते हुए ये परिवर्तन यात्रा साल भर में कश्मीर पहुंचेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले जो हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा 31 राज्यों में जो 6,500 तहसीलें हैं, उसमें से आसाम और आसाम से आगे त्रिपुरा, वहाँ तक ये 6,000 तहसीलों में सप्लीमेंट्री यात्राएं निकलेगी, जो 6,000 तहसीलों को कवर करने का काम करेगी। इसके पीछे देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का मकसद है। इसके पीछे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर विशाल संगठन खड़ा करना ये मकसद है। बामसेफ के द्वारा कर्मचारी लोगों का विशाल संगठन बनाया गया। अभी हम लोग जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब कर्मचारियों को जगाकर जोड़ने का अभियान नहीं चल रहा है। अभी जो कर्मचारी नहीं है, ऐसे साधारण लोगों को जागृत करने का, जागृत किए हुए लोगों को संगठित करने का और संगठित लोगों को जन आंदोलन के लिए तैयार करने का आंदोलन चल रहा है। साथियों, 2030 तक हमारी योजना के अनुसार 15 करोड़ लोगों को हम लोग सड़कों पर उतारने का प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, जन आंदोलन होगा। आज हम इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए ईवीएम मशीन का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। ईवीएम मशीन का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये 8 अक्टूबर
2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये जजमेंट की कॉपी है, यानी काल्पनिक बातें नहीं कह रहे हम लोग। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और डॉक्टर GVL नरसिंह राव, ये लोग इस घोटाले के सारे सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे दस्तावेजों को छानबीन करने के बाद ऐसे कहा कि EVM मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तीनों शब्दों को मिलाकर शब्द बन रहा है कि EVM में घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि घोटाला नहीं हो सकता, ऐसे लोग गधे की औलाद है। जो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, वो गधे की औलाद है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेश्राम जी को गाली गलौच नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा होगा। तो मैं गाली गलौच नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाला होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला होता है, तो जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरह उन्होंने EVM मशीन को छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, जांच परख किया, और जांच परख करने के बाद वो ऐसा कह रहे हैं नहीं होता है? जितने लोग भी ऐसा कहते हैं कि नहीं होता है, उनको पूछो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन किया, आपने छानबीन करके ये कह रहे हो? कहा कि नहीं। फिर क्यों कह रहे हो? नहीं, भाऊ ने कहा। भाऊ है, भाऊ कोणाला म्हणतात माहिती ना तुम्हाला? म्हणजे जो दादागिरी करणारा असतो ना दाऊ, त्याला आपले लोक भाऊ म्हणतात। भाऊ सांगितलं। भाऊ किती शिकला तर वर्गातच गेला नाही, आणि तो वर्गात गेला नाही म्हणूनच भाऊ झाला। दंड बैठका काढूनच भाऊ झाला। शाळेत नाही गेला, डोक्याचं काम नाही केलं त्यांनी, शरीराचं काम केलं। मी डोकं नाही त्याच्याकडे म्हणून तो भाऊ आहे। तेव्हा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं नहीं होता है, उन्होंने किसी ने भी छानबीन नहीं किया। मगर जो मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास छानबीन करने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। किसी भी इंडिविजुअल आदमी के पास EVM मशीन की छानबीन करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई इंडिविजुअल EVM की छानबीन नहीं कर सकता। EVM मशीन को चुनाव आयोग किसी आदमी को हाथ तक नहीं लगाने देता है। तो किसी इंडिविजुअल के पास तो छानबीन करने का कोई पावर ही नहीं है। तो इसलिए जब चुनाव आयोग ने मशीन बनाई और साउथ इंडिया का एक एक्सपर्ट आदमी है, उसको बुलाया कि इसे आप
हैक करके दिखाओ। तो उसने मशीन को खोला, शुरू की बात है, खोला। खोलने के बाद उसने कहा, मैं तो सोचता था इसको हैक करने के लिए 8 दिन लगेगा, 3 घंटे में ही कर सकता हूं। जैसे ही उसने कहा मैं 3 घंटे में कर सकता हूं, चुनाव आयोग के अधिकारी आए, कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ जाओ। ये सारा वीडियो रिकॉर्ड है। हरिप्रसाद साउथ इंडिया का ये हरिप्रसाद है, इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये सॉफ्टवेयर ही है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में घोटाला होता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और नई मशीन लगाने का आदेश दिया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तो अभी एक मशीन नहीं है, अभी ईवीएम मशीन अकेली नहीं है, अभी 2 मशीन है। एक ईवीएम मशीन है, एक पेपर ट्रेल मशीन है। तो ये क्या है, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है। पंपलेट दे दो, पंपलेट। ये जो ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल में क्या फर्क है वो आपको समझाना होगा, क्योंकि मैं कोई भाषण करता नहीं हूं। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो मैं समझ चुका हूं वो लोगों को समझाया जाए। मैं लोगों को समझाता हूं। तो पहले आप लोग जब चुनाव होता था तो पहले बैलेट पेपर होता था, और जब आप वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। फिर भेजने के बाद में आप क्या करते थे, आप लोग देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट है, फिर देखते थे उसके चुनाव निशान क्या क्या है। तो आपको दिखाई देता गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल है वो। आप भी जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो आप देखते हैं कि गधा है, घोड़ा है, सुअर है, कुत्ता है, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दिया जाए, ऐसा सोचकर वो क्या करता है, वो क्या करता था, वो जो स्टैंप है वो स्टैंप उठाता था। अरे शाही नहीं है, तो फिर वो शाही लगाता था, ऐसे शाही लगा। फिर देखते हाँ लग गई है। फिर देखते कि कुत्ता हाँ यहाँ हाँ बराबर लग गया, कुत्ते पर ही लग गया है। ऐसा आपको निश्चिंत कर लेते थे। अगर आपको कम दिखाई देता है तो चश्मा लगाकर करते थे, दोनों आंखों से देखकर करते थे। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, फिर उसके बाद आप ऐसा फोल्ड करते थे, फिर और थोड़ा सा छोटा फोल्ड करते थे, फिर उसके बाद और छोटा फोल्ड करते थे, और छोटा फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते थे और निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर चले जाते, गारंटी करके चले जाते। हो गया, ये है बैलेट पेपर में जो होता था। अब ईवीएम आ गया, यानी मैं आपको बैलेट पेपर, ईवीएम, पेपर ट्रेल, ये तीनों बातों को आपको समझाता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। अब ईवीएम आ गया 2004 में।
ईवीएम आने के बाद आप बटन दबाते, बटन दबाने के बाद आप किसी न किसी चुनाव निशान पर बटन दबाते। तो जब आप चुनाव निशान होता है, कमल का फूल होता है, हाथी होता है, साइकिल होता है और पंजा होता है, तो आप उसमें बटन दबाते। बटन दबाने के बाद आपको जैसे आप स्टैंप मारते थे कुत्ते पर और फिर हाँ लग गया, ऐसा देखते थे ना, ऐसे बटन दबाने के बाद आपने बटन दबाया, मान लो पंजे पर दबाया, दबाने के बाद ईवीएम मशीन में कुछ दिखाई नहीं देता। 2004 में कुछ दिखाई नहीं देता था। तो जब कुछ दिखाई नहीं देता था तो आप देखते थे, अरे कहां गया भाई मेरा वोट, कहां गया। चुनाव आयोग का कर्मचारी आता और कहता हो गया, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, इधर। तो उसको वो कंफ्यूज होकर, पता नहीं गया नहीं गया, वो कंफ्यूज होकर, अनिश्चित होकर, जैसे बैलेट पेपर में निश्चित होकर, हेलो, निश्चित होकर जाता था, ऐसा 2004 में ईवीएम मशीन में निश्चिंत होकर नहीं जाता था और वो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसको निकाल देते। 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ। 2004 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा गया, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को ईवीएम मशीन में घोटाला होता है ये मालूम नहीं था, क्योंकि ये मशीन अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं लाया था। ये मशीन लाने का काम अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा था कि ईवीएम लाना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। तो उस समय कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया। क्या भाषण दिया कि जो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है उसमें बूथ कैप्चरिंग होती है। बात सही थी, मगर ये बूथ कैप्चरिंग कितना परसेंट होती थी? बहुत ज्यादा, 1%। मान लो 13 लाख बूथ है तो 13,000 बूथ पर, बहुत ज्यादा, 13,000 बूथ पर बूथ कैप्चरिंग होती थी। मगर जो ईवीएम मशीन है इसमें 100% बूथ पर घोटाला किया जा सकता है। उसमें तो 1% ही किया जा सकता था। उसको रोकने के लिए ये मशीन लाई गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो सरकार को समर्थन दे दिया और ईवीएम मशीन लाने का प्रस्ताव पारित हो गया। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 में उसके नेतृत्व में चुनाव करवाया गया। पहली बार 100% पेपर ट्रेन ईवीएम मशीन लाई गई। अटल बिहारी को मालूम नहीं था इसमें घोटाला होता है, मालूम कांग्रेस को था। कांग्रेस ने ये मशीन लाया, घोटाला करके चुनाव जीता जाए, घोटाला करके चुनाव जीता जाए, ऐसा ख्याल कांग्रेस के दिमाग में क्यों आया? तो काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने सोचा ये नारा इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी बात समझ में आ जाएगी, कोई दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा और बहुसंख्यक लोग अपनी सरकार बनाने की योजना बनाकर काम कर सकते हैं, अपनी सरकार ला सकते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी थी उसकी स्थापना ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए, आप लोगों की सरकार रोकने के लिए, बहुसंख्यक लोगों की सरकार, SC ST
एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी की सरकार रोकने के लिए ये ईवीएम लाई गई। तो कांग्रेस को मालूम था, तो कांग्रेस ने घोटाला करके 2004 में सरकार बनाई, 2009 में सरकार बनाई। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने खराब थे, प्लास्टिक लगाया था, तो प्लास्टिक लगाकर वो नेतृत्व कर रहा था। अडवाणी की तबीयत ठीक थी मगर उन्होंने प्लास्टिक से भी मैं चला सकता हूँ, तो फिर भी अडवाणी को देने के लिए तैयार नहीं था। सत्ताशाली बड़ी अजीब होती है। तो 2009 में अडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अडवाणी को भी कांग्रेस ने हरवा दिया। तो अडवाणी ने छानबीन की कि सर मैं तो जीतने वाला आदमी था, ये कैसे हार गया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवी नरसिंह राव को काम पर लगाएं और ये डाटा कलेक्ट किया गया, तो पता चला कि ये तो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हुआ, चुनाव जीता गया। और जैसे ही ऐसा हुआ उन्होंने ऐलान किया, लालकृष्ण अडवाणी ने ऐलान किया कि ईवीएम मशीन के विरोध में मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा। क्योंकि अडवाणी के पास एक ही मामला, कुछ भी हो रथ यात्रा, कुछ भी हो रथ यात्रा। तो वो रथ यात्रा पर निकलकर सारे देश के लोगों को तो बड़ा नेता हो गया था। तो जैसे ही ये खबर आई कि ईवीएम के विरोध में रथ यात्रा निकालूंगा, तो सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस को लगा ये तो सारे देश भर में लोग जागृत हो जाएंगे और कांग्रेस के जिले के दफ्तर में आग लग जाएगी और कांग्रेस राउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत खतरनाक मामला है। तो इसलिए कांग्रेस ने क्या किया कि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी बीजेपी की, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, उनको कहा कि अडवाणी जी को रोकना चाहिए, देश खतरे में पड़ेगा। अरुण जेटली ने और सुषमा स्वराज ने कहा कि अडवाणी जी बहुत बड़े नेता है, हम लोग नहीं कह सकते उनको ऐसा कुछ। तो आरएसएस के कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हुआ कि वो अडवाणी को कैसे रोका जाए। तो कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया और आरएसएस को कहा कि अडवाणी जी वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इससे देश खतरे में पड़ेगा। कहा क्यों पड़ेगा? आरएसएस ने बोले क्यों पड़ेगा, देश क्यों खतरे में पड़ेगा? तो कांग्रेस ने कहा अब आपसे क्या छुपाया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने सारे सबूत दे दिए हैं, तो जैसे हमको मालूम है कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता, वैसे आप लोगों को भी मालूम है कि हमने घोटाला करके जीता, तो आपसे क्या छुपाया जाए। तो आपको हम बता देते हैं कि हमने 2004 में 2009 में घोटाला करके चुनाव जीता। मगर अडवाणी जी अगर रथ यात्रा निकालते हैं तो देश खतरे में पड़ेगा, देश को खतरे में डालना अच्छा नहीं है। तो आरएसएस ने कहा ठीक है, अडवाणी जी को रोकते हैं, देश को खतरे में डालने से रोकते हैं, हमें क्या फायदा होगा। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप सजग लोग हैं और आपको क्या चाहिए, देश बचना चाहिए। तो हम देश बचाने की बात आपको कह रहे हैं, आप देश बचाने की बात स्वीकार कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए, आप राष्ट्रभक्त लोग। आरएसएस ने कहा ये राष्ट्रभक्त जो है ये तो हम ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गधा बनाने का ना कार्यक्रम है ये हमारा, इन लोगों को गधा बनाने के लिए हम राष्ट्रवाद 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 चिल्लाते रहते हैं। तो इन लोगों को अच्छा लगता है, एससी एसटी ओबीसी को राष्ट्रवाद, वो हमारे जाल में फंसते हैं। मगर हमको तो मालूम है ना कि हमने तो इनको गधा बनाने के लिए ये राष्ट्रवाद का नारा लगाया है। हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम जान रहे हैं कि ये घोटाला करके आपने चुनाव जीता, तो आप हमें बताओ कि हमें क्या फायदा होगा। अच्छा तो आपको फायदा चाहिए, चलो 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया है और सारे देश की मशीनरी हमारे नियंत्रण में है, तो आपको 2014 के चुनाव जितवा देते हैं, चलो आप घोटाला करो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाला किया,
आपने घोटाला करके 2 बार सरकार बनाई। कहा तो हमारी भी 2 बार सरकार होनी चाहिए, हमको भी 2 बार अवसर होना चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा अच्छा तो आप भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं, हम तो सोच रहे थे कि आप बहुत सज्जन आदमी हो, आप बड़े राष्ट्रवादी लोग हो, हमें क्या मालूम था, हम तो मानते हैं और लोग भी मानते हैं कि कांग्रेस 2 नंबरी है, आप भी 2 नंबरी है, चलो इतना तो मालूम हो गया कि आप भी 2 नंबरी हो, चलो ठीक है 2 बार आप भी घोटाला कर लेना। तो इस तरह से कांग्रेस के बीच में और आरएसएस के बीच में समझौता हो गया। अडवाणी ने नहीं माना तो कांग्रेस ने अडवाणी को हटाकर 2014 का नेतृत्व नरेंद्र मोदी को दिया। इसके पीछे आरएसएस का एक और मकसद था, केवल अडवाणी को हटाने का ही मकसद नहीं था। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, 52% वाला आदमी है, अगर हम ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतते हैं तो देशवासियों को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। पर्दा डालने के लिए एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री का पद दिया। इस वजह से लोगों ने भर भर कर हमको वोट दिया, तो लोगों का ध्यान ईवीएम के घोटाले की तरफ नहीं जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद आरएसएस ने और बीजेपी ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ओबीसी के लोगों ने हमको भर भर के वोट दिया, इस वजह से हमने चुनाव जीता। तो कोई काल्पनिक बातें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। उसके बाद में 2014 मई में ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद आप लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे देश में 36 स्टेट है और एवरेज हर साल 7 राज्यों के विधानसभा का चुनाव कंपलसरी करवाना पड़ता है, मैंडेटरी है, बंधनकारक है। तो 2014 में 7 राज्यों का चुनाव हुआ, 2015 को और 7 राज्यों का चुनाव हुआ, 2016 को और 7 राज्यों का चुनाव हुआ, लगभग 21 राज्यों का चुनाव हुआ। मगर चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल नहीं लगाई, यानी केवल ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनाव हुआ। और लगाया तो कितना लगाया? 8 अक्टूबर 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, कितना लगाया? 0.33%, यानी आधा % भी नहीं लगाया। और वो भी कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम। यानी इस तरह का कोई जजमेंट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, भारत के प्रजा को, वोटर को मालूम ही नहीं होना चाहिए। एक खबरदारी चुनाव आयोग ने ली। अब उन्होंने 0.33% वोट पेपर ट्रेल मशीन लगाया, तो इसका मतलब दूसरा ये होता है कि लगभग नहीं लगाया, 99.67% नहीं लगाया। तो इसका मतलब है एज गुड एज नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, ये एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री कि चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? चुनाव आयोग ने सोचा अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा, 6 महीने की सजा होगी। यदि पेपर ट्रेल मशीन लगाती है और पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद ईवीएम मशीन का डाटा और पेपर ट्रेल का डाटा अगर मिलान नहीं हुआ तो पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? पकड़ा गया तो चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, फांसी की सजा होगी। तो चुनाव कमिश्नरों ने सोचा चलो नहीं लगाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो 2014 में, 2015 में, 2016 में नहीं लगाया। जब 16 में नहीं लगाया
तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। तो केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाकर मैंने एक केस डाला, केस डाला और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया और चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट में गया और कहने लगा कि जज साहब, ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, चुनाव आयोग को ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो वकील चुनाव आयोग का कहने लगा पढ़ के सुना दे। हाँ, पढ़ के सुना। तो पढ़ के सुनाने लगा। मैंने लेटर में लिखा था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। तो जज ने उसको कहा अरे ये तो हमारा ऑर्डर है भाई वकील साहब, ये वामन मेश्राम का थोड़ी है, ये तो हमारा ऑर्डर है, हमने दिया वो ऑर्डर है, वो लागू करने के लिए तुमको लेटर लिख रहा है, हमारा काम वो कर रहा है। वामन मेश्राम को तो हम लोग धन्यवाद देना चाहिए, वो हमारा काम कर रहा है। चुप, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मेरे केस में मेरे फेवर में दिया और कहा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। तो देश में अभी आप लोग ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन, हर मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई हुई आप देखते हो, वो वामन मेश्राम के द्वारा लगवाई हुई है। किसी अखबार वालों ने खबर नहीं छापी, किसी टीवी वालों ने, चैनल वालों ने खबर नहीं छापी। क्यों नहीं छापी? वो बहुत बड़े देशभक्त है। ये अखबार वाले जो है ये बहुत बड़े देशभक्त लोग हैं, इसलिए मेरी खबर नहीं छापी। इन अखबार वालों ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, खबर ही नहीं छापी। लोगों को पता कैसे चलेगा ईवीएम में घोटाला होता है? लोगों को पता ही नहीं है, और पता ही नहीं है, इस वजह से मशीन लगाई जा रही है पेपर ट्रेल और नहीं लगाई जा रही है। इसका लोगों को पता कैसे चलेगा जब लोगों को खबर ही पता नहीं है कि ईवीएम में घोटाला होता है? तो लोगों को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का पता ही नहीं चलेगा। तो ईवीएम मशीन में 2004-2009 में वोट डालने के दौरान आंखों से दिखाई नहीं देता था। 8 अक्टूबर 2013 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद जब आप बटन दबाते हो तो दबाने के बाद क्या होता है? एक आदमी वोट देता है और वोट का रिकॉर्ड 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, ईवीएम मशीन में आपके वोट का रिकॉर्ड किया जाता है और आपका वोट का रिकॉर्ड ईवीएम में जमा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आपका वोट का रिकॉर्ड जमा हो जाता है ईवीएम में, उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विशेषता क्या है? वो आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखाई नहीं देता, इससे क्या हो सकता है? डाटा ट्रांसफर दूसरों के नाम पर किया जा सकता है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल में आपने मैसेज लिखा और आपने कामले के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, हो जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। आपने आपका टेलीफोन नंबर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, हो जाता है। ये सब आप लोग करते हो।
इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। और अब तो आपका हाथ में जो मोबाइल है, तो आप लोग भी एक्सपर्ट ही हो गए हो, आप लोग भी मानते हो कि ये ट्रांसफरेबल है। दूसरा रिकॉर्ड पेपर ट्रेल मशीन में तैयार होता है। जैसे आप बटन दबाते हो, 7 सेकंड वो आपको दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद, पहले ईवीएम में दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल लगने के बाद दिखाई देना शुरू हुआ। जब दिखाई देता है तो दिखाई देने के बाद 7 सेकंड रुकता है। 7 सेकंड रुकने के बाद वो कागज का टुकड़ा कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। इसका मतलब है अब बैलेट बॉक्स में गिरा हुआ कागज का टुकड़ा, स्टैंप लगाया हुआ टुकड़ा जो गिरता है, वो एज गुड एज बैलेट पेपर है। 2 रिकॉर्ड हो गया। एक आदमी वोटर है, 2 जगह रिकॉर्ड हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, एक फिजिकल रिकॉर्ड है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फिजिकल रिकॉर्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो फिजिकल रिकॉर्ड की विशेषता क्या है? चलो ये भी थोड़ा बता देता हूं। फिजिकल रिकॉर्ड की विशेषता क्या है? इस पर आपने कमल के फूल पर स्टैंप मारा, इस पर पंजे को मारा, तो इस पर स्टैंप लगा हुआ है पंजे का, इस पर कमल के फूल का स्टैंप लगा हुआ है। कमल के फूल का स्टैंप लगाया हुआ वोट पंजे के वोट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? ए फिजिकल एविडेंस अलग है, सेपरेट है, क्योंकि इसमें कमल के फूल पर स्टैंप है, इस पर पंजे में ट्रांसफर है। तो पंजे का ट्रांसफर, पंजे का वोट जो पंजा लगा हुआ है, वो कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल एविडेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है जो ट्रांसफरेबल है। नहीं, ये फिजिकल एविडेंस है, और फिजिकल एविडेंस की वजह से ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। पहले बैलेट पेपर होता था, और कभी कभी रिकाउंटिंग होता था। और रिकाउंटिंग में क्या होता था? कभी कभी हारा हुआ आदमी जीत जाता था, जीता हुआ आदमी हार जाता था। तो इसी तरह से पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो क्या होता है इसका? जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ये आदमी जीत जाता है। तो वो ये आदमी जीतता है, तो बी कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे ये पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी वोट है उसकी गिनती चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 100% गिनना होगा। ये ऑर्डर है रिकाउंटिंग का। जब ये ऑर्डर है तो गिनती करने का आदेश देना पड़ेगा। जब गिनती करने का आदेश होगा तो जो बी है उसमें घोटाला होता नहीं है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस है। तो बी चुनाव जीत जाता है, ये चुनाव हार जाता है। क्यों? ईवीएम में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल में घोटाला होता नहीं है। इसलिए ये 2 मशीन के मैंने नाम रखे। ईवीएम का नाम अंग्रेजी है, समझने में दिक्कत है, इसलिए नाम रखा। ईवीएम का नाम घोटाला करने वाली मशीन। दूसरा पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। सिंपल, हर एक को समझ में आ जाएगा। ईवीएम मीन्स घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मीन्स घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो पेपर ट्रेल घोटाला क्यों पकड़ती है? क्योंकि उसके पास फिजिकल एविडेंस है और कागज के वोट है। इस वजह से वो घोटाला पकड़ सकती है। इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। और चुनाव आयोग को मालूम था कि हमने तो ईवीएम मशीन बनाने का जब ऑर्डर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है ईवीएम मशीन कंपनी को ऑर्डर देने का, तो ईवीएम मशीन बनाने का कंपनी वालों को ऑर्डर दिया। चुनाव आयोग ने कंपनी को कहा हमें घोटाला करने वाली मशीन चाहिए।
कंपनी वालों ने चुनाव आयोग को कहा ज्यादा पैसा लगेगा। क्यों? कहा कि ये घोटाला करने वाली मशीन है ना, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इधर उधर ये वो आड़ा टेढ़ा दुनिया भर का करना पड़ेगा, तो एक तो टेक्नोलॉजी का पैसा लगेगा, इसमें दुनिया भरी की मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो बेईमानी करने वाली मशीन बनानी है तो उसको ज्यादा पैसा लगेगा। आपको सस्ती मशीन हम दे देते। कैसे? वो ईमानदार मशीन, ईमानदार मशीन नहीं, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही चाहिए। अच्छा हेलो, घोटाला करने वाली ही चाहिए तो ज्यादा पैसा लगेगा। ओके, उसने कहा ओके, चुनाव आयोग ने कहा ओके, ज्यादा पैसा देंगे। क्यों? चुनाव आयोग के जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है, पैसा तो आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स तो पेयर आप हो, आपके पैसे से चुनाव मशीन खरीदी जा रही है, तो चुनाव कमिश्नर ने सोचा मेरे जेब से थोड़ी जा रहा है, तो लोगों का टैक्स जा रहा है, जाने दो। तो चुनाव आयोग जब मशीन घोटाला करने वाली ही बना रहा है, तो पहले दिन से मालूम है चुनाव आयोग को ईवीएम में घोटाला होता है। इसलिए पेपर टेल मशीन लगाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि शुरू में चुनाव आयोग पेपर टेल मशीन लगाने के लिए रिलक्टेंट, ऐसा अंग्रेजी शब्द यूज किया सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि चुनाव आयोग रिलक्टेंट था, यानी लगाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि ईवीएम में हम घोटाला करते हैं, पेपर टेल में घोटाला पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया तो चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा हो सकती है, इसलिए रिलक्टेंट था। मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसको मानना पड़ा। और इस तरह से जब ये चुनाव जो है ये घोटाला पकड़ा जाता है पेपर टेल मशीन से, इसलिए चुनाव आयोग ने पेपर टेल मशीन 2014 में नहीं लगाया, 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया, 2019 के चुनाव में 100% लगाने का ऑर्डर दिया। जब 100% लगाने का ऑर्डर हुआ, ऑर्डर होने के बाद नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि आपके और हमारे बीच में आपने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता, 2014 का तो निपट गया है, 2019 का चुनाव जीतने के लिए हमारी मदद करो। कांग्रेस ने आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को कहा, अरे तुम प्रधानमंत्री हो भाई, सत्ता तुम्हारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया, जो करना है करो, हम मेन अपोजिशन पार्टी है, हम कुछ बोलने वाले नहीं है, विरोध करने वाले नहीं है, जो करना है करो। कि नहीं, ये टांग वामन मेश्राम ने अड़ाई हुई है। ये टांग जो गांधी जी के पुतले आप लोगों ने देखे ना, उनकी टांगे जो है सिंगल हड्डी वाली टांगे देखी ना आपने गांधी जी की, ये डबल हड्डी वाली टांग है वामन मेश्राम की। इतनी आसान नहीं है कि हटा दिया जाए, आसान नहीं है, इसलिए आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने, बीजेपी, आरएसएस को नरेंद्र मोदी को कहा, अरे हमारा प्रधानमंत्री होता ना, अरे तो हम जो करना कहते रहते थे, हम किसी को पूछते नहीं थे, इसीलिए हम पर 2 नंबरी का आरोप लगाया जाता है। करो तुम भी, मगर तुम मानते नहीं हो, डरते हो। फरवरी 2019 को अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, और केस में लिखा 50% मिलान करने का आदेश दिया जाए। मेरा वकील था सुप्रीम कोर्ट में, मेरी केस चल रही थी, मेरे वकील ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी को, कांग्रेस के लोगों को कहा, अरे वामन मेश्राम का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 100% का है, तुम 50% की मांग कर रहे हो, वो 100 का ऑर्डर पहले से है,
रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, तुम 50 की मांग कर रहे हो। तुम्हारा गणित इतना कच्चा कैसे है? 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है कुछ समझ नहीं? कांग्रेस वाले इतने गधे हैं क्या कि 50 ज्यादा होता है, 100 ज्यादा नहीं होता है? इतने गधे है? इतने तो गधे नहीं है। मेरे वकील ने कहा अरे 100 ज्यादा होता है। मनु संघवी साहब, इतना गणित कैसे कच्चा है आपका? दूसरी बात हमारे जहन में आई, वो आपको बताया जाना बहुत जरूरी है। वो क्या है? एक लीगल समस्या थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। इसका मतलब उस समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने समाधान कर दिया, रिकाउंट करने का ऑर्डर देकर, पेपर ट्रेल मशीन लगाकर। जब समस्या थी, समस्या का समाधान कर दिया, तो उसी समस्या को लेकर दोबारा केस करने की क्या जरूरत है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के लोग दूसरी केस लेकर गए। चलो ये लोग लेकर गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट का एक एक सेकंड जो है बहुत मूल्यवान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन क्यों किया, जबकि पहले से ही दिया हुआ ऑर्डर है रिकाउंटिंग का? एक बड़ी समस्या है, और उसकी बड़ी वजह है क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। वजह थी विनय भंग किया। इस वजह से दूसरे नंबर का जो जज था, जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, जस्टिस बोबड़े उसका पोता था। आरएसएस के वकील विंग के अध्यक्ष का पोता था, जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। जस्टिस गोगोई के बाद चीफ जस्टिस हो गया था। उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा। उस आरोप पर फैसला करने के लिए, उस औरत के आरोप पर आरोपी जज फैसला नहीं दे सकता, इसलिए जस्टिस बोबड़े ने जस्ट रंजन गोगोई को, चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया। ये निर्दोष है। जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की इंक्वायरी का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने इंक्वायरी करके उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपो भी निर्दोष, ऐसा तो कहीं सभी हुआ ही नहीं। आरोपी भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष। अरे अगर आरोपी निर्दोष है तो इसका मतलब आरोप करने वाले ने झूठा आरोप किया। तो झूठा आरोप किया तो उसको सजा होनी चाहिए। मगर ये बनाव था, प्लानिंग था। जब दोनों को निर्दोष छोड़ दिया गया और मुझे खबर पढ़ने को मिली, मिलते ही मैं समझ गया पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। मेरा ऑर्डर रिकाउंटिंग का, पेपर ट्रेल का पहले से था, ये ऊपर आ गया उसका ऑर्डर 1% का। कि 1% मिलान करना होगा। ईवीएम मशीन का डाटा और पेपर ट्रेल का डाटा 1% मिलान करना होगा। 1% का मतलब अगर 3000 बूथ है तो 1% का मतलब है 30 बूथ। 30 बूथ में चोरी पकड़ लो। मगर चोरी इतनी हुई 2019 में, घोटाला इतना बड़ा हो गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया घोटाला, 370 सीटों पर लोगों ने जितना वोट दिया उससे ज्यादा वोट निकले। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं।
ताकि आपको पता चल जाए कि कितना गड़बड़ी चल रही है। इन कांचीपुरम लोकसभा सीट इन तमिलनाडु द ईसी डाटा सेज 12,14,086 वोट्स वेर पोल्ड, यानी इतने वोट लोगों ने पोल्ड किए, एंड 12,32,417 वोट काउंट किए। 18,331 वोट ज्यादा निकले। इतनी तो कोई मुर्गी साली अंडा देती नहीं है, तो मशीन के अंदर वोट कैसे दिया? क्या वो ईवीएम मशीन अंडे की तरह वोट देती है? हैरान करने वाली बात है। एग्जाम्पल बहुत है, ऐसे और एग्जाम्पल है आगे। इन धर्मपुरी लोकसभा सीट इन तमिलनाडु इन ईसी डाटा सेज 11,94,440 ईवीएम वोट्स वेर पोल्ड एंड 12,12,311 ईवीएम वोट्स काउंटेड, ए सरप्लस वोट 17,871। फिर उसके बाद में श्री पेरुमंदर लोकसभा सीट इन तमिलनाडु इसी डाटा से 13,88,666 वोट पोल्ड हो गए और 14,03,178 वोट काउंट हो गए। सरप्लस वोट 14,512 निकले। उसके बाद मथुरा लोकसभा उत्तर प्रदेश में ईसी का डाटा कह रहा है 10,88,206 वोट हुए, पोल्ड हो गए और 10,98,112 वोट काउंट हो गए। सरप्लस वोट 9,906 वोट ज्यादा निकले। ऐसा 373 सीटों पर हो गया। ये केवल नमूने के लिए आपको बताया, ये नमूने बताया। जबकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में होता क्या है, अगर एक वोट भी ज्यादा हुआ तो एक वोट वाला कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। यहां तो 18,000, 19,000, 20,000, 21,000 वोट जो है वो ज्यादा निकल रहे हैं। ज्यादा निकल रहे हैं, इसका मतलब है जिताने के लिए, हारे हुए को जिताने के लिए ऐसा किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इतनी भयंकर बातें, इतनी भयंकर बातें चुनाव ईवीएम में हो रही है, और इससे बड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं। और इसको कहने के लिए ईवीएम वीवीपीएटी जो मशीन है, इसके बारे में, इसमें घोटाला होता है, लोग जागृत नहीं हैं और चुनाव आयोग साइलेंट है। उसको बताने के बावजूद भी चुप है, कुछ नहीं कह रहा है। साइलेंट का मतलब है उस घोटाले में शामिल है। दूसरा, रीडिजाइन ईवीएम फैसिलिटी ऑडिट, ये जो ईवीएम मशीन है इसमें ऑडिट का सिस्टम रखा जाए। एक्सपर्ट्स लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मगर चुनाव आयोग ने इस पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ईवीएम ईसी गिव्स डिफरेंट आंसर इन ए सिंगल आरटीआई, एक आरटीआई के 3 जवाब। आरटीआई एक ही आरटीआई के 3 जवाब। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है, केवल कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। और इस तरह से ये प्रमाणित हो जाता है कि ईवीएम में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। केवल छोटा मोटा घोटाला नहीं होता है, बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हेलो हेलो हेलो, इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे एविडेंस है मेरे पास। मैं जब सुप्रीम कोर्ट केस लेकर गया तो आप लोगों को थोड़ा जानकारी बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जज फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारता है। जब मेरी केस में मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इतने सारे ठोस सबूत है कि ईवीएम घोटाला पकड़ा जा सकता है, इतने मेरे पास है।
और मैं डायरेक्ट ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग पर आरोप कर रहा हूं कि चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो चुनाव आयोग सुन रहा है, ये देखो ये 3-3 रिकॉर्ड हो सारे देश, हाँ भाई ये खुला हो रहा ना, ये सारे देश भर में सारे अमेरिका, यूरोप, वहां से लोग मुझे टेलीफोन करते रात में 4 बजे कि आपका वीडियो सुन रहे हैं। अरे मैंने कहा सोने तो दो, कहना हमारे अमेरिका में तो दिन निकल गया। अरे तेरा दिन निकला होगा, हमारा तो रात चल रहा भाई। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है और हम सारे सबूतों के साथ ये सारी की सारी बातें कह रहे हैं, बगैर सबूतों के कोई बात नहीं कर रहे। अगर बगैर सबूतों के कोई बात किया होता तो अभी तक चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दिया होता और मुझे जेल में डाल दिया होता। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास जितना बोल रहा हूं ना उससे ज्यादा सबूत है, उससे ज्यादा सबूत मेरे पास में है। तो मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ईवीएम मशीन की वजह से आपका जो वोट का अधिकार है, जो लोकतंत्र का प्राण तत्व है, वोट क्या है? अरे वोट पर सारे दुनिया का लोकतंत्र खड़ा है। लोकतंत्र की जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो वोट पर खड़ी है। अगर वोट ना हो तो इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। लोग वोट डालते हैं इसलिए लोकतंत्र कहा जाता है। अब जब वोट का अधिकार खत्म हो गया और ईवीएम ने आपका वोट चुरा लिया, इसलिए इसको ईवीएम शाही कहा जा सकता है, क्योंकि अब आप लोग एमएलए एमपी नहीं चुन रहे हैं, ईवीएम मशीन एमएलए और एमपी को चुन रही है। इसलिए जो शाही पैदा हो गई वो ईवीएम शाही है, लोकशाही नहीं है। तो ये इतनी बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ और आप सुन सुनकर आपका दिमाग भी पक गया होगा कि साला कितना, मतलब एक भी बात वामन मेश्राम ने खुशी की नहीं बताई, सारा साला दिमाग टेंशन देने वाली बातें बताई। ये सारा का सारा मामला आपका खत्म कर दिया गया। ये आपके वोट के अधिकार पर आपका फ्यूचर अवलंबित। अगर आपका वोट है तो इस देश का रूलर आपके बारे में सोचेगा। अगर आपका वोट नहीं है तो इस देश का रूलर, हुक्मरान आपके बारे में सोचना बंद कर देगा। बंद कर दिया। अभी इंडिया टुडे ने रिपोर्ट दिया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। फिर लिखा मोदी आ जाएगा। बड़ा अजीब मामला है। अबे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, फिर भी मोदी आएगा। वो कैसा आएगा ये नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूं। वो नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूं। ईवीएम से आएगा, चोरी करके आएगा। बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी नहीं आ सकती, मगर ईवीएम से आएगी, क्योंकि आप लोगों के पास तो कुछ रहा ही नहीं। इसलिए इस परिस्थिति को रोकना होगा, और रोकने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो ईवीएम मशीन बनाई जाती है उस संबंध में 2-3 बातें क्या किया जा सकता है। मुझे लोगों ने, जब मेरे ये कार्यक्रम चल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मुझे टेलीफोन आए और लोगों ने कहा कि जो काम आप कर रहे हो और जो बात लोगों को जागृत कर रहे हो, बता रहे हो, किसी को तो समझ में ही नहीं आ रहा, इतना सारा आप जानते हो, लोगों को बता रहे हो, सबूतों के साथ समझा रहे हो, तर्क और दलील से समझा रहे हो, तथ्य से, फैक्ट से समझा रहे हो, सबूतों के साथ समझा रहे हो, मगर जो सामने वाली पार्टी है वो आपके समझाने से मानने वाली नहीं है। मैंने कहा क्यों? बहुत बदमाश लोग हैं, वो आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए? तो कहा एक्शन करना चाहिए। लोगों का कहना है एक्शन करना चाहिए। ये एक्शन में क्या करना चाहिए? तो कहा ईवीएम फोड़ना चाहिए। मैं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं सहमत नहीं हूं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मैं चुनाव आयोग को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो ईवीएम मशीन को सुधार ले। सुधारने का तरीका क्या हो, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए चुनाव में,
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले नंबर, सुप्रीम कोर्ट 3 जज का पैनल बनाए और वो गलती करने के बाद फैसला देने का काम ना करे, बल्कि गलती को रोकने का काम करे और 3 जज का पैनल के निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में चुनाव हो। दूसरी बात, देश के लोकतंत्र को जिंदा करने का, चुनने का एमएलए एमपी को अधिकार वोटर्स को है, मतदाताओं को है। इसलिए मतदाताओं की एक निगरानी समिति होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पर। केवल चुनाव आयोग को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने का अधिकार दिया और नौकरी करने के मुक्त कर दिया, मगर ये नौकरी से भी घटिया किस्म के लोग हैं। ये चुनाव आयोग के जो लोग घटिया किस्म के लोग हैं, ये नौकरी से भी घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूं, आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सरकार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर चुनने का अधिकार नहीं होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे 2 दिन पहले के अखबार में है कि अब प्रधानमंत्री, विरोधी पार्टी का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर इलेक्शन कमिश्नर चुनेंगे। इसका मतलब है चुनाव कमिश्नर पर अब जुडिशरी का भी भरोसा नहीं रहा है। सबूत हो गया जो मैं कह रहा हूं, कोई काल्पनिक बातें तो है नहीं। तो इसलिए जब चुनाव कमिश्नर पर चीफ जस्टिस का भरोसा नहीं है, तो जो मतदाता चुनाव में लोगों को जितवाने का काम करते हैं, उनकी सेंट्रल लेवल पर मॉनिटरिंग करने वाली कमेटी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, लोकसभा और विधानसभा लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। जब मशीन बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा तो उसमें मतदाताओं का अप्रूवल होना चाहिए और 3 जजेस का भी अप्रूवल होना चाहिए, तो मशीन बेहतर बनेगी। चोरी करने वाली मशीन बनेगी नहीं, तो ऐसी मशीन अगर बनेगी तो घोटाला रोका जा सकता है। मॉनिटरिंग करने के लिए मतदाताओं की कमेटी होगी तो घोटाला नहीं होगा, और ये विधानसभा लेवल तक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मशीन फोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम चुनाव आयोग को अपील करते हैं कि ऐसा वो करे। अगर चुनाव आयोग इसके लिए पहल नहीं करता है, ये बात नहीं मानता है, तो फिर मैं लोगों की सजेशन को मान लूंगा कि ईवीएम फोड़ना चाहिए। फिर मैं लोगों की बात मान लूंगा। मैं पहले तो नहीं मानूंगा। बाद में जब चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो फिर लोगों की बात मान लेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ना होगा। तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए क्या करना होगा? लगभग 15 लाख बूथ रहने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में। जब 15 लाख बूथ रहेंगे तो एक बूथ में एक मशीन फोड़ने के लिए एक आदमी चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट के 15 लाख मशीन फोड़ने वाले लोग होने चाहिए। अभी से तैयारी करने के लिए हम लोग सारे देश भर में लोगों को बोल रहे हैं, तैयारी करो, बूथ लेवल पर तैयारी करो। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख होने चाहिए, एमबीसी के 15 लाख होने चाहिए, ओबीसी के 15 लाख होने चाहिए, नॉमिनेटेड ट्राइब के 15 लाख होने चाहिए, माइनॉरिटी के 15 लाख होने चाहिए और महिलाओं के 15 लाख होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये मशीन फोड़ने की तैयारी अब से करनी चाहिए। और ये मीटिंगें लेनी चाहिए आप लोगों को। मीटिंगें में 10, 20, 25, 50 की 100 की मीटिंग आपने ली तैयारी करने के लिए, तो उसका वीडियो बनाओ, वीडियो वायरल करो और चुनाव आयोग को भी भेजो। देखो ये फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसको मालूम होना चाहिए कि तुम अगर ईमानदारी से चुनाव संपन्न नहीं कराओगे तो फिर तो हम लोगों को हमारा भविष्य का सत्यानाश होगा। तो भविष्य का सत्यानाश करने की इजाजत तो नहीं दिया जा सकती। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करने से सजा होगी। तो मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते जाते लहान हो गए कि महान हो गए? कहा महान हो गए, तो हम कौन से छोटे होने वाले हैं? गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे। कितने महान हो गए थे?
इतने महान हो गए थे, इतने महान हो गए थे, इतने महान हो गए थे कि अंग्रेजों को कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने कहा ठीक है छोड़ देते। हम भी फोड़ते 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 महान हो जाएंगे, कानून का उल्लंघन करते करते महान हो जाएंगे। तो वामन मेश्राम भी महान हो जाएगा और फिर मैं भी आदेश दूंगा क्विट इंडिया। अब किसको दूंगा वो बाद में बताऊंगा। तो तुम भारत छोड़ो, तुम बदमाशी कर रहे हो। तो इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चोरी करके जेल में नहीं जा रहे हो, ठगी करके जेल में नहीं जा रहे हो, आप संविधान की रक्षा करने के लिए जेल में जा रहे हो, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जेल में जा रहे हो, देश की रक्षा करने के लिए जेल में जा रहे हो। अगर आपको शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदलने का अधिकार जो संविधान निर्माताओं ने आपको दिया, अगर वो आपका अधिकार प्रभावी नहीं होने दे रहे हैं, रोक रहे हैं, तो लोग हथियार बंद आंदोलन शुरू करेंगे। अगर लोग हथियार बंद आंदोलन शुरू करेंगे तो देश खतरे में पड़ेगा, संविधान खतरे में पड़ेगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। तो इन लोगों की वजह से पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को इसको रोकने के लिए जेल में जाना, देश हक में जेल में जाना कोई गलत बात नहीं है। आपने सुना होगा कर्नल गद्दाफी के घर पर लोग गए, लाखों लोग गए, उसको घर में पकड़ के मार दिया। एफआईआर हुआ। एक आदमी की हत्या करती है तो उस पर 302 का मुकदमा चलता है। एक आदमी को 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग घेर लेते, मार देते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन हो गया। एफआईआर हो गया नहीं बोलते, रेवोल्यूशन हो गया। कभी सुना कि 1 लाख लोगों ने अगर इस तरह के डिक्टेटर को मार दिया तो एफआईआर हुआ? कभी सुना दुनिया में? कभी नहीं सुना। ऐसा होता नहीं है। इसलिए साथियों, ये देश की रक्षा करने का, लोकतंत्र की रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने का मामला है। इसके लिए जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो गुजरात में जेल से जाकर के आ गया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में लोगों को डर लगता है तो मैं वही जाके आया। उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, मैं ही गया। जब मैं ही गया तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी पे बैठा। कहा उसने मुझे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा क्यों? सारे देश भर से आपके लिए टेलीफोन आ रहे हैं। मैंने कहा गांधी जी हीरो हो गए थे, जेल में जाते जाते थे, तो उस समय तो आपने नहीं कहा। मैं हो गया तो मिर्ची क्यों लग गई? कहने मिर्ची नहीं लगी, आप हीरो हो गए, ये बताने के लिए बोल रहा। साथियों, तो देश रक्षा का काम करने के लिए जेल में जाने से कुछ नहीं होना है। और जब आप जेल में जाओगे, वापस आओगे, तो 10 साल में हम लोगों की सरकार बनेगी देश में। तो उन सब लोगों का रिकॉर्ड जेल में होगा। वो सारा रिकॉर्ड निकालकर स्वतंत्रता सैनिक का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप सोचते होंगे अरे तो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का रिजर्वेशन तो पहले से ही है, फिर इसका हमको सर्टिफिकेट का क्या फायदा होगा? प्रेफरेंस शुड बी गिवन। प्रेफरेंस दिया जाएगा कि जो SC ST OBC का आदमी जेल में गया, दूसरे SC ST OBC के मुकाबले में उसको पहले रिजर्वेशन दिया जाए, उसको बाद में दिया जाए। जो जेल में नहीं जाएगा उसको बाद में, जो जेल में जाएगा उसको पहले। तो सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा। साले अभी 75 साल से ज्यादा हो गया आजादी को, अभी भी साले फैसिलिटी नहीं रहे। एक भी आदमी, सारे फर्जी लोग हैं, अभी भी फर्जी फैसिलिटी ले रहे। तो इस तरह से हम लोग आने वाले समय में EVM मशीन फोड़ने वाला आंदोलन करेंगे, हर हालत में करेंगे। नगर में एक आदमी ने एक EVM फोड़ा, हमारा कार्यकर्ता। मैंने उसको, अरे अकेले क्यों फोड़ा है, क्यों फोड़ा? कहा कि आप लेट कर रहे हो इसलिए मैंने फोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा एफआईआर हुआ।
केस हो गया, फिर क्या हुआ, केस चली, फिर क्या हुआ, निर्दोष छूट गया। क्या निर्दोष कैसे छूटा? कहा कि मैंने कहा ईवीएम में घोटाला होता है, मैंने कौन सा गलत किया, छोड़ दिया। जब एक आदमी छूट सकता है तो 15 लाख लोगों को कोई जेल पकड़ेगा? ये देश हित का काम है, देश के कल्याण का काम है, देश के फायदे का काम है, लोकतंत्र के फायदे का काम है, आने वाले जनरेशन के कल्याण का काम है, हमारे सत्यानाश को रोकने का काम है। ये सारा इतना महान काम है, ये काम करना होगा। ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।